गाइस, कैसे हैं आप सभी। हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे चैनल पर रीट एग्जामिनेशन की, और मैं आप लोगों के साथ में सीडीपी की क्लासेस डिस्कस कर रही हूँ। 3 क्लासेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारी क्लास नंबर 4 है। टोटल 10 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसका आंसर देखेंगे, और देन हम उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि उसका आंसर वो है तो क्यों है। तो इस तरीके से हम लोग टोटल 10 क्वेश्चंस जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ को लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां इसकी कंप्लीट पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नेसेसरी फॉर अ टीचर बिकॉज इट। यानी कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है उसका जो नॉलेज है वो टीचर के लिए जरूरी हो जाता है। क्यों? प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट न्यू टीचिंग टेक्निक्स। यानी कि जो नॉलेज होता है वो हम लोगों को, यानी कि जो नई नई टेक्निक्स होती है वो हम लोगों को और नॉलेज देती है। हेल्प्स टू सॉल्व ऑल टाइप ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स सक्सेसफुली। यानी कि वो हर तरीके की जो एजुकेशनल प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कर सकता है। हेल्प द टीचर टू लर्न न्यू इवेल्युएशन टेक्निक्स। भाई वो जो है वो टीचर को न्यू इवेल्युएशन टेक्निक्स में हेल्प करता है। और फोर्थ है, हेल्प द टीचर टू नो हिमसेल्फ। यानी टीचर को खुद को समझने में मदद करता है कि टीचर खुद क्या है, स्वयं को समझना। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है उसका नॉलेज टीचर को होना क्यों जरूरी है। इसीलिए जरूरी होता है ताकि उसको हेल्प मिल सके और टाइप ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम सक्सेसफुली, यानी हेल्प टू सॉल्व, यानी हर तरीके की समस्या का समाधान करने के लिए टीचर को हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि यह समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षा और मनोविज्ञान का घनिष्ठ संबंध होता है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण संबंधी समस्त समस्याओं का समाधान कर सकता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि यह टीचर को व्यवहारिक रूप से व्यवहार करने में मदद करता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर कौन सी प्रोसेस जो है वो ठीक है। बोथ आर नेचुरल प्रोसेस। भाई दोनों नेचुरल नहीं होते हैं। डेवलप ग्रोथ जो होती है वो नेचुरल होती है, डेवलपमेंट नेचुरल नहीं होता है। ग्रोथ इज नेचुरल वाइल डेवलपमेंट नीड्स एक्सटर्नल इंटरवेंशन। यहाँ पर ये बोला है कि जो ग्रोथ होती है वो नेचुरल होता है और डेवलपमेंट जो होता है उसको एक्सटर्नल नीड्स रहती है। इफ ग्रो इज सेटिस्फैक्टरी डेवलपमेंट फॉलोज। यानी कि अगर जो ग्रोथ है यानी जो वृद्धि है अगर वो सेटिस्फाइड है तो डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। और डी बोला है हम लोगों को, बोथ द प्रोसेस गो टुगेदर विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन। यहाँ बोल रहे हैं कि दोनों प्रोसेस के लिए जो है वो एक्सटर्नल नीड रहती है। भाई ये तो बात गलत है, ये भी बात गलत है कि डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जो ग्रोथ होती है वो नेचुरल होती है, जबकि डेवलपमेंट नीड्स एक्सटर्नल इंटरवेंशन। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि जो ग्रोथ है यानी बच्चा पहले 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, 3 का होगा, 5 का होगा, इस तरीके की बच्चे की वृद्धि तो हो जाएगी, लेकिन विकास जिसका सोशल डेवलपमेंट, उसका मेंटल, उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, तो उसके लिए बच्चे को जो है वो एक्सटर्नल इंटरवेंशन की जरूरत रहती है। तो यहाँ हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा। क्यों होगा राइट? कि वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संबंध में वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया होती है और विकास के लिए बाह्य कारकों की जरूरत रहती है। ये बात ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वृद्धि होती है वो माप सकते हैं हम लोग। जैसे देख रहे हैं ना, 1 साल का हो रहा है बच्चा, 2 साल का हो रहा है, उसकी हाइट, हेल्थ और जो भी उसकी है हर चीज उसकी हम लोग माप सकते हैं। लेकिन विकास गुण होता है जिसमें हम बच्चे के गुण देखते हैं कि बच्चा कितना जो है वो मेंटली सक्सेसफुल है, बच्चा कितना फिजिकली सक्सेसफुल है, बच्चा कितना इमोशनली जो है स्ट्रांग है, वो सारी चीजें हम डेवलपमेंट में देखते हैं। अभिवृद्धि का संबंध यानी जो ग्रोथ होती है उसका रिलेशन सिर्फ शारीरिक पहलुओं से होता है, बॉडी से होता है, जबकि डेवलपमेंट होता है वो शारीरिक, ज्ञान, भाषा, भाव और समाज सबसे रिलेटेड होता है। 30 नंबर क्वेश्चन यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट होता है, विच ऑन द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा एक ऑप्शन है जो ट्रू है?
व्यक्तित्व के विकास के लिए विरासत यानी कि जो हेरिडिटी होती है और परिवेश यानी एनवायरमेंट, इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है? गुड गुड हेरिडिटी कैन मेक अप फॉर पुअर एनवायरमेंट, यानी अगर हेरिडिटी अच्छी है तो पुअर एनवायरमेंट होगा तो भी चलेगा। भाई ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाती है। हम लोगों को दोनों का इक्वली रोल की जरूरत रहती है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट हैड इक्वल कंट्रीब्यूशन, दोनों का बराबर रोल रहता है, बात तो ठीक लग रही है। पुअर एनवायरमेंट कैन सप्रेस गुड हेरिडिटी, यानी पुअर एनवायरमेंट मिलेगा तो वो हेरिडिटी को अच्छा जो है वो सप्रेस कर देगा। यानी जो पुअर एनवायरनमेंट होता है वो जो गुड हेरिडिटी होती है उसको भी सप्रेस कर लेता है। भाई ये बात तो गलत है, हेरिडिटी को कोई नहीं दबा सकता। फोर्थ आता है गुड एनवायरनमेंट कैन मेक अप फॉर पुअर हेरिडिटी, यानी कि जो अच्छा परिवेश होता है वो बुरी विरासत की क्षतिपूर्ति कर सकता है। नहीं, विरासत में जो मिला है वो तो हमको मिलेगा ही। यहाँ पर कौन सी एक बात बोल रहे हैं कि व्यक्तित्व के विकास में विरासत यानी कि जो हेरिडिटी होती है और एनवायरनमेंट है उनके रिलेटेड कौन सी एक बात ठीक है? गुड हेरिडिटी कैन मेक अ पुअर एनवायरनमेंट, ये बात गलत हो जाती है। और इक्वल कंट्रीब्यूशन, ये बात तो ठीक है कि इनका इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन इससे भी बेस्ट बात आप लोगों को यहाँ पर जो है वो सी ऑप्शन में दिख रही है। क्यों सी ऑप्शन में दिख रही है? कि पुअर एनवायरनमेंट कैन सप्रेस, यानी अगर एनवायरनमेंट खराब मिल रहा है तो वो चाहे बच्चा किसी भी तरीके के अच्छे अगर राजघराने में भी पैदा हुआ है, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो राजघराने में पैदा हुआ है लेकिन उसकी परवरिश मान लीजिए चोरों के बीच हुई है, तो वो उसके राजघराने वाले गुण को भी दबा देगा। तो ये बात तो ठीक लग रही है ना कि अगर परिवेश बुरा है तो अच्छी विरासत को भी दबा सकता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं हम लोग। व्यक्तित्व के विकास में जो हेरिडिटी होती है एनवायरनमेंट की भूमिका के संबंध में कथनों में से कौन सा सही है? तो बुरा परिवेश अच्छी विरासत को भी दबा सकता है, क्योंकि व्यक्ति को समाज में जन्म से लेकर अंत तक रहना पड़ता है। कई प्रकार के व्यक्ति, समाज, परिस्थितियों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। अच्छा उपयुक्त वातावरण व साधनों से बालक के व्यक्तित्व में वांछित परिवर्तन आते हैं, वह विकास होता है। अतः पर्यावरण के सर्वाधिक और अविधि साधनों के माध्यम से वह जो कुछ भी सीखता है उसके व्यक्तित्व पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार बुरा परिवेश जो होता है वो अच्छी विरासत को भी दबा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज एज रिलेटेड डेवलपमेंट, यानी इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट होता है, जो बुद्धि का विकास होता है, वो उसको जो है वो आयु से रिलेटेड डेवलपमेंट में किसने बताया है, यानी आयु के संबंध में? जेरोम एस ब्रूनर ने बताया है, जीन पियाजेट ने बताया है, डेविड आसुबेल ने बताया है, या हिल्डा टाबा ने बताया है? तो देखिए, बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल जो कॉग्निटिव विकास होता है उसके बारे में किसने बताया? तो जीन पियाजे ने बताया है। उन्होंने ही तो 4 स्टेजेस दी है हम लोगों को। तो एक्सप्लेनेशन इसका है, पियाजे ने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है। आयु से रिलेटेड जो बांटने का काम है वो जीन पियाजे ने किया है। बौद्धिक विकास एक स्व संचालित प्रक्रिया होती है जो अपने आप होती है, जिसमें बालक अपनी संरचनाओं, अपने नवीन अनुभवों में बैलेंस रखता है। विभिन्न आयु स्तरों पर बौद्धिक विकास होता है जिसमें भी वो बैलेंस करने का प्रयास करता है। अपने अवलोकन के आधार पर पियाजे ने क्या किया? बौद्धिक विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को 4 अवस्थाओं में उसने बांट दिया है। 4 अवस्था में बांटा है। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है वो आप मुझे जो है वो कमेंट करके बताएंगे। जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। चिल्ड्रन कुड लर्न टू बी अग्रेसिव सिंपली बाय ऑब्जर्विंग एन एडल्ट बिहेवियर एग्रेसिवली, यानी कि अगर किसी ऐसा कोई भी बच्चा है, कोई चिल्ड्रन है, वो अगर किसी बड़े को यानी किसी एडल्ट को अगर एग्रेसिवली अगर जो है वो बिहेवियर करता देखता है तो वो बच्चा भी सीख जाता है। दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज हेल्ड बाय, यानी ये चीज किसको शो कर रही है? कैटल के हिसाब से ये बात ठीक है, ऑलपोर्ट के हिसाब से ये बात ठीक है, डोलार्ड के हिसाब से, मिलर और बेंडूरा एंड हिज एसोसिएट्स। तो देखिए, अगर कोई भी बच्चा है, किसी दूसरे को देखकर अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो ये बात किसने बताई है? तो ये बेंड्यूरा ने बताई है। तो यहाँ पर हमारी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन है, किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख जाते हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये बात बेंड्यूरा ने बताई है। बेंड्यूरा ने सीखने की प्रक्रिया में अन्यों के व्यवहार का अवलोकन करना, उसकी नकल करना के सीखने पर महत्व दिया है। यानी बेंड्यूरा ने क्या बोला है कि बच्चा नकल करेगा, देखेगा और सीख जाएगा। बेंड्यूरा के नाम पर सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बेंड्यूरा का अधिगम सिद्धांत या बेंड्यूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी हम लोग कहते हैं। बेंड्यूरा के अनुसार प्राणी वातावरणीय उद्दीपकों के प्रति यंत्रवत अनुक्रिया नहीं करता है, यानी वो हर किसी चीज को देखकर वो एक्टिवेट नहीं होता है, बल्कि उन विकल्पों में से जो भी उसके सामने नजारे आ रहे हैं उनको अपने प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करता है, अंतर्दृष्टि की सहायता से छांटता है। यानी कि अपने जो कॉग्निशन है, अपने जो इंसाइट है, अपनी जो बुद्धि है उसके हिसाब से वो छांटता है, फिर वो अवलोकन करता है, देन वो इमिटेट करता है और
सीख जाता है। बेंड्यूरा के अनुसार ऐसा प्राणी अवलोकनात्मक अधिगम के आधार पर अपने आसपास होने वाले व्यवहारों का अनुकरण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज इन कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी मोरल डेवलपमेंट किसका कोहलबर्ग के हिसाब से कौन सी एक बात जो है वो अवस्था नहीं है। सेंसरी मोटर, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, और चौथी आती है पोस्ट कन्वेंशनल। देखिए अगर आप लोगों ने जो है वो कोहलबर्ग का नैतिक विकास देखा होगा तो उसमें प्री कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल भी है और पोस्ट कन्वेंशनल भी है। लेकिन जो कोहलबर्ग है उन्होंने संवेदी प्रेरक यानी सेंसरी मोटर अवस्था नहीं बताई है। सेंसरी मोटर अवस्था जो है वो जीन प्याजे की अवस्था है। तो यहाँ पर हमारा नॉट पूछा है तो नॉट में हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित सिद्धांत के अंतर्गत संवेदी प्रेरक अवस्था नहीं आती है। संवेदी प्रेरक अवस्था के बारे में किसने बताया है, तो प्याजे ने, जो प्याजे के अनुसार बालक की प्रथम अवस्था होती है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 लेवल बताए हैं, 3 स्तर बताए हैं, वो हम लोगों ने देख लिए, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अ स्टूडेंट वाज सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एंड गॉट पजल्स विद वन, यानी एक जो बच्चा है वो मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और किसी एक पजल पर वो अटक गया है। आफ्टर डिवोटिंग सम टाइम इन थिंक अबाउट द सॉल्यूशन ही हिडन टू गॉट अ क्लू एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी बहुत कुछ सोचता है तो उसके माइंड में जो है वो थिंक करता है इसके सॉल्यूशन को लेकर और सोचता है कि चलो मुझे जो है वो इसकी जो है वो समस्या का हल जो है वो मिल गया है। तो इस प्रकार का अनुबंधन को हम क्या बोलते हैं, ये किस तरीके का जो है वो अधिगम होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए बच्चा जो है वो बैठा है, सॉल्व कर रहा है और सॉल्व करते करते उसको अचानक से वो आ जाता है। तो यानी वो क्या है, वो ऑपरेंट कंडीशनल है, क्लासिकल कंडीशनल है, इनसाइड थ्योरी है, वह हायरार्किकल अप्रोच है। तो देखिए बच्चा बैठा है और बैठ के उसको क्या हो गया, अचानक से उसको जो है वो समस्या का समाधान जो है वो सूझ गया। तो ये क्या है, तो ये सूझ द्वारा अधिगम है। वह अचानक से उसको सूझा ना कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो इस थ्योरी को हम लोग इनसाइट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन है, एक छात्र गणित के प्रश्न को हल करते हुए एक प्रश्न पर अटक जाता है और कुछ समय सोचने के बाद में अचानक उसको युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो जाती है। इस प्रकार के अधिगम को हम सूझ द्वारा अधिगम भी बोलते हैं। सूझ द्वारा अधिगम को गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्र सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, यानी गेस्टाल्ट वाद जो है वो दिया गया था। गेस्टाल्ट वादियों द्वारा जो है वो इस सिद्धांत को दिया गया था। सूझ से मतलब क्या होता है कि किसी भी परिस्थिति में विभिन्न पक्षों के बीच में संबंधों को देखने और परिस्थितियों के केंद्रीय भाव को समझ लेने से है। सूझ जो होता है वो अचानक होता है, स्वतः स्फूर्त ढंग से आ जाता है, इसलिए अभ्यास की आवश्यकता सूझ में नहीं रहती है, सडनली वो अपने माइंड में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंसेस इन लर्निंग स्टाइल अमंग लर्नर मे बी एट्रीब्यूट टू, यानी कि जो डिफरेंसेस होते हैं बच्चे के अंदर, वो उनकी जो लर्निंग की जो स्किल्स होती है, जो लर्निंग की जो स्टाइल्स होती है उसमें भी जो है वो अलग अलग होती है। यानी अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो उनकी लर्निंग स्टाइल भी अलग अलग होती है। क्यों, क्या कारण है इसका, सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ लर्नर, थिंकिंग स्ट्रेटजी एडॉप्टेड बाय द लर्नर, और सी ऑप्शन है इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द फैमिली और पेरेंटिंग ऑफ द चाइल्ड। भाई बच्चे की पेरेंटिंग ये और इकोनॉमिकली कंडीशन ये डिपेंड नहीं करती है बच्चे की जो है वो लर्निंग स्किल पर। तो यहाँ पर और जो समाज होता है वो भी बच्चे की लर्निंग जो स्किल होती है उस पर जो है वो डिपेंड नहीं करता है। तो जो थिंकिंग स्ट्रेटजी होती है वो अडॉप्टेड बाय द लर्नर, यानी कि जो अधिगम शैलियां होती है, जो लर्निंग स्टाइल होती है, वो बच्चा खुद उस चीज को अपनाता है, तो उसी पर निर्भर करती है। वही रीजन है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले बच्चे जो है वो उनके लर्निंग स्टाइल्स भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन है, विद्यार्थियों द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियां विद्यार्थियों में पाई जाने वाली अधिगम शैलियों में भिन्नता के कारण हो सकते हैं। अधिगम शैली का क्या मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग तरीके से सीखता है। अधिगम शैली व्यक्ति के सीखने के तरीके और सूचनाओं को प्राप्त करने के तरीके को परिभाषित करता है। यह व्यवहार एक प्रतिमान होता है, एक मॉडल होता है, जिसका प्रयोग मनुष्य नई चीजों को सीखने के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेंटल हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बैलेंस्ड, इंटीग्रेटिव डेवलपमेंट एंड हार्मोनियस, सेकंड है एक्सपेक्टेंस ऑफ रियलिटी, थर्ड है बोस्टिंग, और चौथा है आप लोगों के रेगुलर लाइफ। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो है वो कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो गुड मेंटल हेल्थ का नहीं है। तो देखिए बैलेंस्ड लाइफ होना, ये बात तो ठीक है।
एक्सेप्ट करना रियलिटी को, ये भी बात ठीक है। और रेगुलर लाइफ, जो हमारी रेगुलर लाइफ होती है वो, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। बोस्टिंग, शेखी बघाड़ना, यानी कि गप्पे मारना, बड़ी बड़ी फूके मारना कि ऐसा है, मुझे तो ये करना आता है, ये करना आता है, तो ये कोई अच्छे इंसान की निशानी, या ये मेंटल जो हेल्थी इंसान होता है उसकी निशानी नहीं होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन है, शेखी बगाड़ना मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं होती है। मानसिक स्वास्थ्य की व्यापक अवधारणा का तत्व होता है। यह व्यक्ति की भावनात्मक, व्यवहारात्मक सामंजस्य के इष्टतम रूप से संबंधित होता है। यह बाहरी वातावरण में विद्यमान परिस्थितियों के संदर्भ में व्यक्ति की आवश्यकता, इच्छा, अभिलाषा, दृष्टिकोण में संतुलन बनाए रखते हैं, जैसे सहनशीलता, आत्मविश्वास, समायोजन, योग्यता, संतुलित एकीकृत और समुचित विकास, वास्तविकता की स्वीकृति तथा नियमित दिनचर्या आदि मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता है। ये सारी की सारी चीजें वो है जो बच्चे को जो है वो मेंटली तरीके से जो है वो बैलेंस रखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डेवलप हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स। बच्चे के अंदर हायर कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्किल्स, हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल को डेवलप करने के लिए क्या करेंगे? लेक्चर देंगे बच्चे को, रोल प्ले करवाएंगे, डिस्कशन करवाएंगे, इंक्वायरी करवाएंगे। तो देखिए हम लोगों को क्या करना है, जो है वो हायर तरीके से बच्चे का कॉग्निटिव स्किल डेवलप करनी है। तो व्याख्या करने से बच्चे के अंदर ये चीज नहीं आएगी, नहीं रोल प्ले करने से, नहीं डिस्कशन करने से, बल्कि हायर तरीके का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे में कब होता है? जब बच्चा इंक्वायरी करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन है, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास में सर्वाधिक उपयुक्त खोज अधिगम ही होगा। खोज अधिगम एक पूछताछ होती है। खोज अधिगम उन समस्या समाधान परिस्थितियों में होता है जहाँ छात्र अपने ही अनुभवों व पूर्व ज्ञान को आधार बनाता है। वह अनुदेशित विधि है जिसमें छात्र अपने ही वातावरण में आदान प्रदान करता है, वातावरण की वस्तुओं का टाल मटोल करता है, भिन्न भिन्न प्रयोगों से सीखता है। यह विधि सक्रियता का सिद्धांत, तर्कपूर्ण सिद्धांत, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने का सिद्धांत, विकल्पों की खोज का सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण अनुभव का सिद्धांत पर आधारित होती है। तो आई होप आप लोगों को ये 10 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में हेल्प करे। और इस पीडीएफ को आप लोग दूसरों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।